हाँ जी क्लास, आपका नेक्स्ट जो सेकंड चैप्टर आपका चल रहा था दैट इज़ इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रोसेस, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ मेथड्स टू इम्प्रूव इन्वेंट्री मैनेजमेंट। हमारे पास डिफरेंट तरह के मेथड्स अवेलेबल होते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। आपने लास्ट जो आपके जो मैंने वीडियोस शेयर की थी उसमें हमने ये समझ लिया होगा कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता क्या है। कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट में कि हमारी जो इन्वेंट्री या जो आप कह सकते हो कि जो सामान हमारी एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है उसको कैसे मैनेज किया जाए, उसी से रिलेटेड ये पूरा सब्जेक्ट और ये चैप्टर भी है। तो उसी में हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें आपका जैसे कि हम जानते हैं कि आपकी अलग अलग तरह की गुड्स हो सकती है, जैसे कि रॉ मटेरियल, अनफिनिश्ड गुड्स, इन जो ट्रांजिट में स्टॉक है, या आपकी जो इन्वेंट्री को कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक साथ यूज़ करनी पड़ती है। तो या मैं कह सकते हैं कि या कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जो सिमिलर होती हैं, तो उनको किस तरह से यूज़ किया जाए, या जैसे कुछ प्रोडक्ट्स बनाने के लिए या कोई एक प्रोडक्ट बनाने के लिए भी हमें एक से ज़्यादा रॉ मटेरियल की, एक से ज़्यादा कच्चे माल की ज़रूरत होती है। तो उसको कैसे मेंटेन किया जाए, उसको कैसे ठीक तरह से वर्क किया जाए ताकि जो हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस है, जो ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, वो लगातार चलती रहे, उसमें आपकी प्रॉब्लम ना आए। जो आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस है बिना किसी इंटरप्शन के कंटिन्यूशन में रहे। क्योंकि अगर कहीं पर भी आपकी प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आती है या वो रुक जाती है तो इसका जो नुकसान है वो पूरी कंपनी को उठाना पड़ता है। क्योंकि हम मेनली किस लिए मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आपकी प्रोडक्शन करने के लिए, और प्रोडक्शन अगर कंटिन्यू नहीं होगी तो प्रॉब्लम हमारे बिज़नेस के लिए बढ़ती चली जाएगी। इसलिए हमेशा आप जब भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की बात आती है तो इन्वेंट्री एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो कैश फ्लो है या उसकी जो मेंटेनेंस है वो होती रहे। क्योंकि अगर जितनी ये मेंटेन इन्वेंट्री रहेगी, जितना आपकी प्रॉब्लम्स कम होगी इन्वेंट्री से रिलेटेड, उतनी ही आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि आपका जो आता है सबसे पहले कि हम ये कह सकते हैं कि पहला पॉइंट जो आता है दैट इज़ मेथड्स टू इम्प्रूव इन्वेंट्री मैनेजमेंट में इन्वेंट्री प्रायोरिटाइजेशन। इन्वेंट्री प्रायोरिटी आप इसे इसके रूप में ले सकते हैं। इन्वेंट्री प्रायोरिटी क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो स्टॉक की महत्वता ज़्यादा है या जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है उसे हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। इसके लिए एक एनालिसिस का यूज़ किया जाता है। पहले चैप्टर में हमने उसे किया था, दैट उसे एक दोबारा समझ लेते हैं। वो एनालिसिस होता है ABC एनालिसिस। ABC एनालिसिस का मतलब क्या होता है, जिसमें A, B, C 3 कैटेगरीज में आइटम्स को डिवाइड किया जाता है, बांटा जाता है। एक कैटेगरी में वो आइटम्स जिनकी क्वांटिटी तो कम है पर उनकी जो प्रायोरिटी है या जो उनकी इम्पोर्टेंस है, जो उनकी महत्वता है वो ज़्यादा है। फिर आते हैं आपकी ग्रुप बी में, उसमें जो चीज़ों का रॉ मटेरियल का प्राइस है वो कम है और उसका महत्व है, पर जो आपकी कैटेगरी ए के प्रोडक्ट्स हैं उससे कुछ कम है। ग्रुप सी के जो प्रोडक्ट आते हैं, ग्रुप सी में जो प्रोडक्ट रखे जाते हैं उनकी कीमत सबसे कम है, और कह सकते हैं कि और उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो ए और बी से कम है, इसलिए उसे सी कैटेगरी में रखा गया है। पर इम्पोर्टेंस सभी की है, तो हम A, B, C इस तरह की कैटेगरीज देकर हम इन्वेंट्री की प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग उसको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, या उसकी कह सकते हैं कि उसको कितना हमें ध्यान देना है, इसके लिए हम डिसाइड कर सकते हैं। सेकंड आते हैं मेंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। जो भी इन्वेंट्री आप लेकर आ रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो जो भी प्रोडक्ट है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन, ये स्टॉक में जो भी हमारे पास माल पड़ा हुआ है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हमें अपने पास डिटेल में रखनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन कैसे हो सकती है, जैसा कि उसके ऊपर क्या बारकोड डाटा लगा हुआ है, कौन से सप्लायर से वो आई है, कौन सी कंट्री से वो आई है, मतलब उसका किस कंट्री से उसका को लाया गया है, और उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जगह कौन सी है, उसका लॉट नंबर क्या है। तो इस तरह से हम उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन अपनी मेंटेन कर सकते हैं, ताकि जो प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है वो कहाँ से आए हैं उनके बारे में पूरी जानकारी रख सकें। नेक्स्ट आते हैं थर्ड नंबर पर, दैट इज़ योर इन्वेंट्री ऑडिट। इन्वेंट्री ऑडिट क्या है कि हम ऑडिट के बारे में जैसे कि हमने सुना भी होगा आप लोगों ने कभी। ऑडिट क्या होता है कि ऑडिट का मतलब क्या है, चेकिंग करना।
मीन्स जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है उसके बारे में चेकिंग करना कि जो इन्फॉर्मेशन सामने वाला पर्सन हमें दे रहा है क्या वो सही है या नहीं। इसी तरह से इन्वेंट्री ऑडिट में आपकी मंथली, बाई मंथली, वीकली और डेली, मतलब ये कह सकते हो महीने में 2 बार, हफ्ते में या डेली बेसिस पर भी रोज़ आपकी इन्वेंट्री की ऑडिट की जा सकती है, या अचानक भी जैसे किसी भी डिपार्टमेंट में जाकर या किसी भी जैसे फैक्ट्री के एरिया में जाकर उसकी इन्वेंट्री की रेगुलर बेसिस पर चेकिंग की जा सकती है कि कितना स्टॉक उसे दिया गया था, कि कितना स्टॉक उसके पास होना चाहिए, कितना उसने प्रोडक्शन किया है। तो इसके बारे में आपकी चेकिंग की जा सकती है। इससे भी आपकी जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से लागू किया जा सकता है। उसके बाद आते हैं 80/20 इन्वेंट्री रूल। 80/20 इन्वेंट्री रूल एक बहुत ही जनरल रूल है। इसमें ये माना जाता है कि कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही है 80% ऑफ प्रॉफिट, वो जो प्रॉफिट का 80% हिस्सा है वो 20% स्टॉक से आ रहा है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि 20% आइटम्स कुछ ऐसी हैं जो 80% लाभ हमें प्रोवाइड कर रही हैं। तो वो 20% आइटम्स या 20% जो माल है वो किस तरह का है, कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स उसमें बेची जाती है, जिससे हम 80% तक प्रॉफिट कमा पाते हैं। तो उसके बारे में भी जानकारी इकट्ठी की जानी चाहिए। नेक्स्ट वन इज स्टडिंग सप्लायर परफॉर्मेंस, कि आपको जो भी सप्लायर है उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, मीन्स वो कैसा काम कर रहा है। क्या वो जो भी सप्लायर है, सप्लायर से मतलब कि जो सामान हमें बेच रहा है, क्या वो ट्रस्टवर्दी है, उस पर विश्वास किया जा सकता है, क्या वो रॉ मटेरियल या जो भी सामान हमने उससे मंगवाना है उसमें वो लेट तो नहीं करता, या ये कह सकते हैं कि या उसको मतलब जब भी उससे हम सामान मंगवाते हैं तो वो कम सामान तो नहीं बेचता। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें उसकी जो भी प्रॉब्लम्स हो रही होती है मैनेजर कह सकते हैं सप्लायर के साथ, उसे अपने एंड पर सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर ये प्रॉब्लम बढ़ती जाए तो हमें ये ज़रूर अपने मैनेजर से या उस इश्यूज़ को सॉल्व करने का ट्राई करना चाहिए कि उसको टाइमली हम सॉल्व कर सकें, ताकि आगे कोई प्रॉब्लम हमें ना आए। नेक्स्ट वन इज़ मेंटेन अ कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसेसिंग इन्वेंट्री। हम ये कह सकते हैं कि आपकी इन्वेंट्री को प्रोसेस करने के लिए एक कॉमन स्टैंडर्ड होना चाहिए। मीन्स कि जो भी आपके वर्कर्स हैं, जो भी आपके काम करने वाले जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए जो भी उन्हें प्रोसेस करना है इन्वेंट्री के ऊपर, उसको इन्वेंट्री में जैसे कह सकते हैं कच्चे माल के ऊपर जो भी उनको काम करना है, वो काम का तरीका, वो काम का जो भी प्रोसीजर है वो सेम होना चाहिए और उसको कॉमनली फॉलो किया जाना चाहिए। सबको आपको ये नहीं करना कि सबको अपने अपने हिसाब से काम करने का अधिकार दे दिया जाए, क्योंकि अगर एम्प्लॉयज़ अपने हिसाब से काम करने लगेंगे तो ये प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। इसीलिए स्टॉक के आने से लेकर उसके बनने में उसको रॉ मटेरियल से आपके सेमी फिनिश गुड्स या फिनिश गुड्स से और उसको आगे सेल पॉइंट तक ले जाने के लिए सभी प्रोसीजर्स पहले से ही बनाए दिए जाने चाहिए, ताकि सभी लोग उसे प्रॉपरली फॉलो करें। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो आपके जो वर्कर्स हैं अपने हिसाब से उस सिस्टम को चलाने लगेंगे और वो बहुत सारी कन्फ्यूजन और बहुत सारी प्रॉब्लम्स का कारण बन सकता है। नेक्स्ट वन इज सेल्स ट्रैकिंग। आप ये कह सकते हैं कि आपके जो इन्वेंट्री मैनेजर्स हैं उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हर डेली बेसिस पर कितनी सेल हो रही है, कौन सी आइटम्स ऐसी हैं जो ज़्यादा जिनकी बिक्री हो रही है, या आपकी जो भी अगर मान लीजिए कि कोई सामान ऐसा है जिसकी बिक्री ज़्यादा हो रही है तो उसका स्टॉक कैसे पूरा किया जाए, टाइमली उसे प्रोवाइड किया जाए। अगर कोई सामान ऐसा है जो पर्टिकुलर किसी वीकडे पर ही सेल हो रहा है तो वो सामान कैसा है और उस वीकडे पर प्रॉपर्ली उस सामान को वहाँ पर प्रोवाइड किया जाए। और ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि कस्टमर मान लीजिए कि एक सामान ले रहा है तो दूसरा उसके साथ क्या दूसरा सामान प्रेफर करता है। इन सब चीज़ों को मैनेज करते हुए हम अपनी सेल्स को अकेले नंबर्स में नहीं, आपकी उनके साथ क्या क्या फैक्टर्स जुड़े हुए हैं या क्या क्या उनके घटक कह सकते हैं आप उनको, क्या क्या चीज़ें उसके साथ जुड़ी हुई हैं, इसके बारे में भी एनालाइज करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है आपका रीस्टॉक योरसेल्फ इंस्टेड ऑफ
इंस्टेड ऑफ आउटसोर्सिंग दिस टास्क, आपको जैसे मान लीजिए कि हम अपने जो भी रीऑर्डरिंग करने चाहते हैं या सामान मंगवाना चाहते हैं उसको टाइमली मंगवा लें, क्योंकि अगर हम ये करते हैं कि हमें अपनी जो भी चीज़ों को पूरा करने के लिए मान लीजिए हमारी कंपनी उस चीज़ को पूरा नहीं कर पा रही है, उन फिनिश गुड्स को प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, तो हम बाहर से वो सामान मंगवा लेते हैं। तो इसको आपको अपने चीज़ों को खुद से पूरा करना है, खुद से स्टॉक को पूरा करना है। उसको आउटसोर्स करना एक तरीका तो हो सकता है, पर ये हमारी कंपनी के लिए लंबे समय के लिए सही नहीं होता, इसलिए हमें अपने आप को इन्वेंट्री को पूरा रखना है, बजाय इसकी कि हम उसका काम या उसको हम बाहर उसके ऑर्डर देना स्टार्ट कर दें। उसके बाद आता है रीस्टॉक योरसेल्फ। नेक्स्ट पॉइंट इज़ यूज़ इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स। हम जैसे कि अभी तक हमने जितने भी आपके मेथड्स पढ़े हैं उसमें पेन और पेपर का यूज़ किया जाता है कि बाय मैनुअली हम इन चीज़ों को अपडेट करते हैं, इन चीज़ों को रिसीव करते हैं, उन चीज़ों के बारे में डिटेल्स इकट्ठी करते हैं, या सेल्स कितनी हो रही है, किस जगह पर हो रही है, उसको पेन और पेपर पर में कह सकते हैं कि हम अपने हाथ से मैनुअली कर रहे हैं। बट कुछ इंडस्ट्रीज़ में जैसे जैसे कुछ बिजनेसेस में जैसे जैसे वो बड़े हो रहे होते हैं, इनकी कह सकते हैं उनका साइज़ बड़ा हो रहा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसे अपनी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि टेक्निकली चीज़ों को अपनी कंप्यूटराइज करके अपने बिज़नेस को और बेटर कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम ये कह सकते हैं नेक्स्ट सिस्टम जो आपकी सॉफ्टवेयर के बारे में ही है। मतलब ये कह सकते हैं कि अगर आपका बिज़नेस बड़ा है तो यू कैन गो फॉर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम क्या है? एक तरह का ऐसा सिस्टम है जहाँ पर आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपनी स्टॉक को के बारे में जानकारी ले सकते हैं, आपकी कितना सेल्स हो रही हैं, और अगर मान लीजिए एक चीज़ भी किसी मतलब स्टॉक से रिलेटेड कोई सेल होती है तो उसका अपडेट पहले सेल में किया जाएगा, फिर उसके बाद उसको उसकी जो कीमत है या कह सकते हैं कि जितना हमने उसके ऊपर खर्च किया है उसमें उसको अपडेट किया जाएगा। एंड देन इससे क्या होगा कि हम अपने गुड्स की एक कंप्यूटराइज तरीके से सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम उसको मेंटेन कर सकते हैं, और हमारी इन्वेंट्री काउंटिंग से लेकर हमारे रीऑर्डरिंग तक हमारी जैसे मैनुअल प्रोसीजर चलाए जाते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम सामान चेक करते हैं काउंटिंग से कि हमारे पास कितना सामान है और कितना सामान चला गया, फिर उसको मैनुअली करते हैं। पर इन सब चीज़ों को हम सॉफ्टवेयर का यूज़ करके, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके भी अपडेट कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम एक बहुत ही नया सिस्टम है जिसमें रिकॉर्ड करने से लेकर प्रोसेसिंग, चीज़ों की रिकॉर्डिंग और उनके प्रोसेसिंग करना, और जब आपका जैसे कह सकते हैं कि बहुत बड़ा डाटा, बहुत बड़ी लेवल पर आप अगर काम कर रहे हैं तो हमें परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के लिए ज़रूर जाना चाहिए, जिससे हम अपनी चीज़ों को या अपने कह सकते हैं सिस्टम को सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग या मशीनरी के अकॉर्डिंग चला सकते हैं। तो इसमें डिस्कस करेंगे कि ये इन्वेंट्री सिस्टम वर्क कैसे करता है, ये चलाया कैसे जाता है। तो पहला आता है इसमें स्टेप 1, दैट इज़ पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम में आपका जहाँ पर भी, जिस पॉइंट पर भी आप उसको सेल करते हैं उसको अपडेट आपके जो भी कह सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ बारकोड स्कैनर, जैसा कि आपने कुछ मॉल्स में या दुकानों पर, अब तो ज़्यादातर दुकानों पर छोटी दुकानों के बजाय लोग कह सकते हैं कि जो मीडियम साइज़ की दुकानें हैं, जो बड़े ब्रांड्स की दुकानें हैं, उनका बारकोड स्कैनर होता है जो उनके एक सिस्टम में अपडेट कर देता है। आपने देखा भी होगा कि वो बारकोड स्कैनर क्या करता है कि वो आपके जो भी आपने सामान ख़रीदा है उसका अपडेट कर देता है, वो सेल रिकॉर्ड में उसको ऐड कर लेता है, एंड देन कितनी क्वांटिटी में परचेज़ किया उसे अपडेट कर देता है, और उसकी एक रिसिप्ट रेडी करके, एक बिल रेडी करके कस्टमर को प्रोवाइड करता है, ताकि कस्टमर को हम एक बिल, उसका एक रिसिप्ट उसको प्रोवाइड कर सके। सेकंड स्टेप आता है अपडेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जितनी हमने चीज़ सेल की है, जो भी आपके स्टॉक सेल हुआ है, उसकी कीमत जो
जो भी उसके ऊपर हमने खर्चा किया है, जैसे कह सकते हैं कि उस चीज़ को, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितना भी जितना भी खर्चा किया गया है उसको भी अपडेट किया जाता है, ताकि रेगुलरली हम ये चेक कर सकें हमने उसके ऊपर कितना खर्च किया और कितना हम उसमें सेल किया है, तो हमारा मतलब मार्जिन कैसा रहा, मतलब कह सकते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। नेक्स्ट वन इज़ ऑटोमेट रीऑर्डर पॉइंट। रीऑर्डर पॉइंट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि जो हम पॉइंट चूज़ कर लेते हैं कि जहाँ अब हमें अपने स्टॉक को दोबारा मंगवाने की ज़रूरत है, अपने सप्लायर को इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत है कि हमारा मिनिमम लेवल आने से पहले, कि जहाँ हमारा स्टॉक बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर आ जाएगा, उस लेवल से पहले हम अपने सप्लायर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें कि हमें किस तरह का माल कितनी मात्रा में किस समय चाहिए होगा। तो उसके बाद है आपका नेक्स्ट इज स्टेप 4, दैट इज़ ऑटोमेट परचेज ऑर्डर। जैसे ही आपका, क्योंकि परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम एक तरह का कंप्यूटराइज सिस्टम है, तो ये ऑटोमेटिकली वर्क करता रहता है, इसमें कभी भी आपको मैनुअली इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे ही आपका रीस्टॉक का लेवल आ जाएगा या रीऑर्डर का लेवल आ जाएगा, तभी एक परचेज ऑर्डर आपके सप्लायर के पास चला जाएगा थ्रू द कंप्यूटर सिस्टम, ताकि जो भी सप्लायर है हमें वो सामान टाइम से रेडी करवा कर दे सके। एंड द लास्ट इज़ वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम। वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम भी एक तरह का कह सकते हैं एक सॉफ्टवेयर है, जिसमें आपकी जो भी सामान है कहाँ पर भेजना है, अगर मान लीजिए कि किसी को रॉ मटेरियल, किसी को कच्चे माल की ज़रूरत है किसी भी डिपार्टमेंट में, तो वहाँ कितना माल चाहिए, किस समय चाहिए, और अगर मान लीजिए आप सेल्स पॉइंट की बात कर लेते हैं तो आपको कौन सा सामान कहाँ पर ज़्यादा सेल हो रहा है, ज़्यादा बिक्री हो रही है जिसकी, और उसका स्टॉक पूरा किया जाना चाहिए, ताकि कस्टमर को हम सही समय पर सही तरीके से उसको प्रोवाइड कर सकें। तो इस तरह से आपका परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम आपके जो काम आपके कह सकते हैं कि कच्चे माल को मंगवाने से लेकर उसको कस्टमर तक सेल करने तक सारे जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, जितने भी सिस्टम्स हैं, उनको मैनुअली अपने आप से ना करके, कह सकते किसी व्यक्ति से ना करवा कर, लोगों से ना करवा कर, हम क्या करते हैं मशीन की हेल्प से उनको कंप्लीट करते हैं, ताकि उनमें गलती होने के चांसेस कम से कम हो। तो आज के लिए इतना ही करेंगे क्लास। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसका कंटिन्यूशन करेंगे। इसमें आपके ऑलमोस्ट 2 टॉपिक्स और बचे हैं, इसके बाद आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें।